Hello everyone, welcome to Drishti CUET and welcome to this very important session. ये सेशन important उन स्टूडेंट्स के लिए है those who are preparing for their CBSE board exam 2026 as well as if you are also preparing for your CUET 2026. So basically CBSE biology का आज हम बोर्ड का पेपर like 2025 के बोर्ड में जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनको ही एक्सप्लेन करेंगे। उन क्वेश्चंस को डिटेल में हम देखेंगे कि किन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड विद द एनालिसिस ऑफ योर बोर्ड दिस 2025 पेपर आपको इसी तरीके से अपनी 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपको यहीं से वो टॉपिक्स नोट डाउन करने होंगे जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता लगेगा कि किस लेवल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का ये जो पूरा सेशन होने वाला है जिसमें हम सीबीएसई बायोलॉजी बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 के उनको ही यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एक और बात है, टोटल आपके सीबीएसई बोर्ड में 33 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनमें कि हम इन्हें पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में लाइक जो अभी ये जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसमें हम 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व करने वाले हैं डिटेल में उनके टॉपिक एनालिसिस के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वहां पे हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप सेशन को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सो दैट कि आपके फ्रेंड्स के पास भी ये सेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हमारे नए पार्ट 2 वाले वीडियोस आएंगे आपको वहां पे उनकी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। सो इफ एनीवन न्यू टू दिस चैनल do subscribe it. So let's begin the session guys. I hope कि आप सभी ने CBSE बोर्ड के पेपर को बस देख तो लिया ही होगा। लाइक इफ़ यू आर इन क्लास 11th तो डेफिनेटली आपको एक बार पेपर देखना चाहिए, और अगर आप 12th में गए हैं तो मस्ट होता है, आपको यहीं से टॉपिक पता चलेंगे। CUET के एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड योर डोमेन सब्जेक्ट इज बायोलॉजी, वहाँ पे भी ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन, गो विद इट। बायोलॉजी पेपर एनालिसिस 2025। ये जो पेपर आपका है ये सेट 2 है। एज यू ऑल नो कि डिफरेंट सेट्स में पेपर आते हैं आपको। तो टुडे हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व सेट 2, राइट। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं लाइक आप जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, बट यू शुड प्रिपेयर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनवर्ड्स, राइट। अभी अगर हम देखें तो आपके जो बोर्ड के पेपर हैं लाइक सीबीएसई बायोलॉजी बोर्ड का जो पेपर है उसमें 33 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इन 33 क्वेश्चंस को डिफरेंट सेट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो टोटल 5 सेट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, 5 सेक्शंस में पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें कि जो पहला सेक्शन है, टोटल 5 सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज योर 33, राइट। टोटल 33 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, लाइक चॉइस नहीं है, सारे 33 के 33 क्वेश्चन करना है। विद इन द क्वेश्चन आपको जरूर चॉइस मिल जाता है, राइट। कुछ क्वेश्चंस में आपको और करके होगा कि आइदर यू डू दिस और डू दिस, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 33 क्वेश्चंस हैं जिनको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो सेक्शन ए है दिस इज योर प्योरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, लाइक 1 से लेके 16 तक जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यूजुअली, तो इनकी ही प्रैक्टिस कराने की शुरुआत आपके बोर्ड के पेपर से ही हो जाती है। इनिशियली 3-4 क्वेश्चन आते थे पहले, बट अभी इनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया है, दैट विल बिकम नाउ 1 to 16। तो 1 से 16 तक तो आपके ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं ये सभी मल्टीपल चॉइस हैं, 1 मार्क्स सभी में आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो अगर आपने ये एमसीक्यूज 16 के 16 करेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ से सबसे ज्यादा आपका स्कोर बूस्ट हो जाता है। यूजुअली जो मार्क्स घट जाते हैं बच्चों के ये एमसीक्यूज गलत होने की वजह से। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करना है, बिकॉज जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से क्लियर रहेगा आप एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। दूसरा जो आपका सेक्शन है दैट इज योर 17 to 21 नंबर क्वेश्चन, लाइक 17, 18, 19, 20, 21 इतने क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। इनको हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में डालते हैं, ठीक है, जिसमें आपको डेफिनेशंस वगैरह होते हैं, आपको वो प्रॉपर लिखना पड़ता है, कुछ फैक्ट्स पूछ दिए जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन आ जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इन सेक्शंस में आते हैं। सेक्शन सी आपका 22 से 28 है। अगेन इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट, 3 मार्क्स का है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाते हैं। देन वी हैव सेक्शन डी, लाइक हियर यू हैव 2 क्वेश्चंस 29 एंड 30, और ये जो 2 क्वेश्चन है ना ये केस बेस्ड होते हैं, ठीक है, जैसे पैराग्राफ दे दिया या कोई केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको 2 मिलेंगे यहाँ पे, और ये दोनों ही 4 मार्क्स के हैं। देन वी हैव सेक्शन ई, जो कि हमारे लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, 31 से 33 क्वेश्चन, ठीक है, और ये तो दोनों ही सेक्शन, दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं हमारे ये 5 मार्क्स के होंगे। तो सेक्शन ई हमारे लॉन्ग आंसर्स में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके 5 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, 5 सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। अब ड्यूरिंग द पेपर एनालिसिस, राइट, जब भी आपको नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर मिलेगा, आपको यही सेक्शंस मिलने वाले हैं, इसी तरह से क्वेश्चंस में डिवीजन होना है। नाउ द थिंग इज कि आपको अपने बोर्ड के पेपर को सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले आप एमसीक्यू कर लीजिएगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लॉन्ग आंसर से स्टार्ट कर देते हैं और बाद में उनको टाइम नहीं मिलता है, एमसीक्यूज हड़बड़ी में गलत हो जाते हैं। तो आपको यही कोशिश करना है कि सबसे पहले एमसीक्यू ठंडे दिमाग से रिफ्रेश, जब आपका ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है ना उस टाइम पे आप करिए, सो दैट कि ये 16 मार्क्स आपके हाथ से नहीं जाने चाहिए, राइट। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। Am I clear to everyone? All right, so now let's begin with the session guys here. Section A, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, the ploidy of apomictic embryo developing from the integument cells and synergid respectively would be। अभी ये जो क्वेश्चन है आपका रिप्रोडक्शन, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, राइट, वहां से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपोमिक्टिक प्लांट है। What do you mean by apomictic embryo? देखो एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction, ठीक है। What do you mean by apomixis guys? Asexual reproduction, ठीक है। Now we know that asexual reproduction there is no fusion between male and female partner, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन जैसी चीजें नहीं होती हैं, सिंगल पेरेंट से ही हमें न्यू ऑफस्प्रिंग मिल जाता है, राइट। तो अगर हमारे पास कोई एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बना है, दैट मीन्स कि वहां पे स्पर्म और एग का फ्यूजन तो हुआ नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एपोमिक्सिस है, एसेक्सुअल है, तो विदाउट फ्यूजन बना होगा, ठीक है। यहां कह रहे हैं कि द प्लॉइडी ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो डेवलपिंग फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट सेल एंड सिनर्जिड रिस्पेक्टिवली वुड बी। अगर एम्ब्रियो आपके बना हुआ है किससे? इंटीग्यूमेंट सेल से, तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, राइट। और अगर वो सिनर्जिड सेल से बने हुए हैं तो उनकी प्लॉइडी क्या होगी? अभी देखिए प्लॉइडी क्या होती है, यू ऑल नो दैट हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, दैट इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और यू कैन से अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हमें पता चलता है। अगर 2n है तो दैट इज द डिप्लॉइड केस, दैट मीन्स कि उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। 2n का मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 23 and 23. 23 chromosome comes from the father, 23 chromosomes comes from the mother, becomes 2n. So we have 2 set of chromosome considered as a diploid representing with 2n. क्लियर हो रहा है? अगर कहा जाता है कि किसी के पास केवल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो 23 हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही समझना है हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी। हैप्लॉइडी का मतलब है
2n सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइडी का मतलब है 2n डबल और यू कैन से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो अगर इंट्यूगमेंट सेल से एम्ब्रियो बनता है, राइट, तो यहाँ पे जो इंट्यूगमेंट सेल से अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी 2n, whereas if it is made up of synergid cells, right, see not 2n, अगर ये आपका बन रहा है, राइट, 2n हो जाएगी इसकी प्लॉइडी, एंड अगर ये सिनर्जिड सेल से बन रहे हैं तो इनकी प्लॉइडी हो जाएगी n, सो करेक्ट आंसर वुड बी योर बी हियर। क्लियर है, तो आपको ये प्लॉइडी याद रखनी है, डायरेक्ट आपको प्लॉइडी से हर साल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कभी भी आपको पूछ सकते हैं न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होगी, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, एग स्पर्म गैमेट्स की प्लॉइडी क्या होती है, तो आपको ये देख के याद रखना है कि अगर 2n है मतलब उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, और अगर सिंगल है तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, राइट, जैसे हमारे जो गैमेट्स होते हैं ना, एग और स्पर्म, राइट, वो हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइडी होते हैं, क्योंकि एग के पास भी 23 होते हैं, स्पर्म के पास भी 23 होते हैं, जब वो फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनता है तो जाइगोट बिकम्स द डिप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA fragment has 2500 nucleotide out of which 240 are guanine. How many bases having double hydrogen bond between them does this DNA fragment poses? अभी देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इजी, बट आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना थोड़ा सा ये नंबर वाला देख के कैलकुलेशन छोड़ देते हैं। अभी देखो हमें पता है कि हमारा जो नाइट्रोजनस बेसिस है, 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारे पास, कौन से, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स और यू कैन से नाइट्रोजनस बेस, राइट। अभी अगर हम देखें तो एडिनिन हमारे थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, वेयर एज गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स में टोटल जो न्यूक्लियोटाइड है, मतलब एक डीएनए के फ्रेगमेंट्स में जो टोटल न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड गाइस? देखो न्यूक्लियोटाइड होता है ना जिसमें 3 चीजें आपको मिलती हैं, क्या क्या, एक आपको मिलता है नाइट्रोजनस बेस, राइट, प्लस फॉस्फेट ग्रुप, प्लस आपको मिलता है शुगर। ठीक है, इन 3 चीजों से मिलके आपका बना होता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो आपको इन तीनों चीजों से मिलके बनेगा, राइट। अभी डिपेंड करता है कि डीएनए है या आरएनए है, एंड डिपेंडिंग अपॉन आरएनए और डीएनए द शुगर फ्लक्चुएट्स। ठीक है, अगर हमने डीएनए की बात की है तो यहाँ पे कौन सा शुगर हो जाएगा हमारा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइट, यहाँ क्या हो जाएंगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ बात करें न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोज शुगर की, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह अगर एक डीएनए का फ्रेगमेंट है और उसमें टोटल 2500 न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज 1 न्यूक्लियोटाइड एंड वी हैव 2500 न्यूक्लियोटाइड इन टोटल इन अ डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब उनके पास ए टी सी जी टोटल 2500 है। कहा जा रहा है कि जो गुआनिन है, ठीक है, ये 240 है, राइट। अब हमें ये पता है कि जो गुआनिन होते हैं वो हमेशा साइटोसिन से पेयर करते हैं, ठीक है, एडेनिन थाइमिन से करता है और गुआनिन साइटोसिन से करता है। तो अगर 240 गुआनिन है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो साइटोसिन है वो कितना होगा, ये भी तो 240 ही होगा ना। अगर 240 गुआनिन है तो उनको पेयर करने के लिए 240 साइटोसिन भी चाहिए। तो आउट ऑफ 2500 टोटल गुआनोसिन एंड साइटोसिन कितने पेयर हो जाएंगे, राइट, टोटल कितना है 2500 न्यूक्लियोटाइड है, इनमें से 480 हमारे क्या हो गए, गुआनोसिन और साइटोसिन वाले पेयर हो गए, 0 2 0 2। नाउ वी हैव लेफ्ट विथ 2020। बचा क्या, अब जब
4 ही तो न्यूक्लियोटाइड है 4 टाइप के, जी सी का आपको पता चल गया, बचा हमारा ए और टी, राइट। तो अब क्वेश्चन भी तो यही पूछा है कि कितने ए टी बेस पेयर होंगे, यही क्वेश्चन पूछा है। तो ए टी बेस पेयर कितने हो जाएंगे, 20-20 हो जाएंगे, राइट। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ विच 240 आर गुआनिन, हाउ मेनी बेसेस हैव डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। सो देखो ए और टी के बीच में ही तो आपको डबल बॉन्ड मिलता है ना, जी और सी के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, और वो हमें बताना नहीं, हमें क्या बताना है कि कितने ऐसे बेस पेयर हैं जिनके बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। तो ऑब्वियसली बचे हमारे कितने, 20-20, सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। आंसर क्लियर हो गया एवरीवन? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द सॉल्यूशन। आप ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 3. If we talk about question number 3, guys, the mechanism to produce seed without fertilization has evolved in the given family of the flowering plant, right? So question अभी फिर से आपका रिप्रोडक्शन से पूछ रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेकंड क्वेश्चन आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स वाले पार्ट से था, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगेन बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड बनता है तो इनमें से कौन से वो फैमिली है प्लांट्स की जिसमें यूजुअली हमारे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, राइट। एस्टेरिएसी जो होते हैं यूजुअली इनमें ही आपको सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है। देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली, लेकिन है एनसीईआरटी की लाइन से ही, राइट। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उसको थॉरो रीड करना और रिवाइज करते रहना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Lewis Pasteur dismissed the theory of spontaneous generation by his experiment using pre-sterilized flask and, right? अभी देखिए यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी, कह रहे हैं कि लुइस पैशनर ने डिसमिस्ड कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, गलत करार दिया कि स्पॉन्टेनियस थ्योरी by his pre-sterilized flask। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लुइस पैस्चर ने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था उसको डिसमिस किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, जिसमें उन्होंने यूज किया था एक प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, और साथ में ही उन्होंने और क्या यूज किया था, किल्ड बैक्टीरिया, राइट, किल्ड बैक्टीरिया यूज किया था। देखिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अभी ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन, राइट, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ये कहती है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स से ना लिविंग थिंग जनरेट हो जाता है। मतलब सपोज करिए कि यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल पड़ा है तो इस डस्ट पार्टिकल से लिविंग बीइंग्स बन जाएंगे, राइट। तो ये कह रही थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी कि अपने आप ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होने लग गए, राइट। लेकिन लुइस पैस्चर ने इसको गलत बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। दिस थ्योरी प्रपोज दैट लाइफ कुड अराइज स्पॉन्टेनियसली, लेकिन लुइस पैस्चर ने इसको डिसमिस कर दिया, रिफ्यूज कर दिया by showing that no microbial growth occur in a flask containing the nutrient broth। तो उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह डाला, ठीक है, उसको प्री स्टरलाइज्ड करा, राइट, सील्ड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयरबोर्न माइक्रोब्स, और फिर इसको क्या किया, उस फ्लास्क को
कवर कर दिया, सील्ड कर दिया, सो दैट कि बाहर से कोई भी माइक्रोब्स अब उस फ्लास्क के अंदर ना जा पाए। इवन व्हेन किल्ड बैक्टीरिया भी उसके अंदर डाला गया, कोई लाइफ इमर्ज नहीं हुआ। तो देखो उन्होंने 2 फ्लास्क लिए थे, एक फ्लास्क में तो प्रॉपर बाहर एयर खुला हुआ था, राइट, तो उसमें तो नए नए ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होने लगे। जो दूसरा फ्लास्क लिया था ना, उसको उन्होंने प्री स्टरलाइज किया था। प्री स्टरलाइज का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें से कोई भी, उसमें अभी जर्म्स वगैरह नहीं है, आपने स्टरलाइज कर दिया, किल्स सारे भी, कोई भी जर्म्स वगैरह नहीं है, राइट, और फिर आपने उसको कवर कर दिया सो दैट कि बाहर से भी कुछ ना जाए। तो वहां पे कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली। बगल में जो फ्लास्क ओपन था उसमें ग्रोथ दिख रही थी। उन्होंने बाद में क्या किया, जो प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क था ना, उसमें किल्ड बैक्टीरिया डाल दिया। मतलब एक ऐसा किल्ड बैक्टीरिया, ऐसे कह लो कि एक लिविंग सेल है, उसको किल करके डेड सेल बनाया और वो डेड सेल उसमें डाल दिया। उसके बाद भी उसमें लाइफ देखने को नहीं मिली। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बाद से स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड हो गई लिविस पैस्चर के द्वारा। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट life does not originate spontaneously but comes from pre-existing life। और इसी के बाद ये थ्योरी आई कि हमारी जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं, ऐसा नहीं है कि अगल बगल कहीं से भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होने लग जाते हैं, राइट। इट कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से लाइफ है ना, वहीं से नया ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। Therefore, the correct answer is D, killed bacteria। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आई होप सभी को कि उन्होंने प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया था और उसमें किल बैक्टीरिया लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। After the 1850s, in the post-industrialization era in England, the expected effect of natural selection on the number of white-winged moth as compared to dark-winged moth is। अभी अगेन ये जो क्वेश्चन है आपका इंडस्ट्रियल मिनरलाइजेशन से बेस्ड है, इवोल्यूशन का ही क्वेश्चन है ये। इंडस्ट्रियल मिनरलाइजेशन क्या बताते हैं कि लाइक इसमें हुआ क्या कि जब पहले उस टाइम पे, बहुत पहले, जब इंडस्ट्रीज वगैरह इतनी नहीं हुआ करती थी, पोल्यूशन इतना नहीं हुआ करता था, तो जो हमारे मॉथ थे ना वो वाइट कलर के थे, ठीक है। और हमारे जो ट्रीज वगैरह भी थे ना, उनके भी ट्रंक का कलर उतना डार्क नहीं होता था, ट्री के ट्रंक का कलर भी बहुत लाइट कलर होते थे। तो फिर क्या हुआ, जो हमारे वाइट कलर के मॉथ थे वो उस ट्री पे बैठ रहे थे, उसके ट्रंक पे बैठते थे और उसमें कैमोफ्लेज कर लेते थे, मतलब प्रीडेटर को वो दिखाई नहीं देते थे क्योंकि उनका कलर ट्री के कलर से मैच कर रहा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, राइट। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई तो ऑब्वियसली पोल्यूशन बढ़ा। जो भी डस्ट थे इंडस्ट्रीज के, जो भी कोक के पार्टिकल्स थे, वो सभी कार्बन पार्टिकल्स आकर के ट्री के ट्रंक पे चिपकने लग गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अच्छा उस टाइम पे सिर्फ एक वाइट कलर की मॉथ नहीं थी, अलग अलग मॉथ के स्पीशीज थे। तो कुछ वाइट कलर के मॉथ थे, कुछ डार्क कलर के मॉथ थे। तो उस टाइम पे ना जो डार्क कलर के मॉथ थे वो इजिली प्रीडेटर से आइडेंटिफाई हो जा रहे थे क्योंकि ट्रंक भी लाइट है और अगर वो उस पर बैठते थे तो तुरंत समझ में आ जाता था अच्छा ये है, तुरंत उसको खा लिया जाता था। व्हाइट वाले बचे थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल मिनरलाइजेशन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि अभी पोल्यूशन की वजह से ट्री का ट्रंक डार्क हो गया, सारे डस्ट पार्टिकल ना आकर के उस पर चिपकने लग गए। तो धीरे धीरे वो डार्क होते गए और अभी क्या हुआ, जो हमारे डार्क वाले मॉथ थे वो सेव होने लगे और व्हाइट कलर वाले, जो लाइट कलर के मॉथ थे, वो किल्ड होने लगे, मरने लगे, क्योंकि अब वो इजिली प्रीडेटर की नजर में आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर द 1850s द पोस्ट industrialization era in England, the expected effect of natural selection on the number of white winged moth as compared to the dark winged moth is less in number। तो डार्क विंग मॉथ के कंपैरिजन में जो लाइट विंग थी उनका नंबर कैसा हो गया,
कम होता गया। क्लियर हुई ये स्टोरी? इसको स्टोरी के फॉर्म में देखो, इवोल्यूशन पूरा पूरा स्टोरी के फॉर्म में आप याद करोगे तो ही चीजें आपको याद रहेंगी, राइट? एग्जाम्पल्स याद रखने, स्टोरी याद रखनी है। नेक्स्ट, a snapdragon plant bearing red color flower was crossed with a snapdragon plant bearing white color flower, right? The F1 progeny on selfing produced the progeny in the ratio of, सो क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया तो लग गया भाई कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके मेंडल के लॉ से है, और आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है ना, उस जेनेटिक्स के ही फर्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट? अभी यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक स्नैपड्रैगन का प्लांट है, ठीक है, जो रेड कलर का फ्लावर है। सो दिस इज द जीनोटाइप फॉर रेड कलर फ्लावर, ओके? इनका क्रॉस किया गया दूसरे स्नैपड्रैगन के प्लांट से, ठीक है, फ्लावर से, जिसमें आपको व्हाइट कलर का फ्लावर मिला, राइट? अभी आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, द F1 progeny on selfing produce the progeny in the ratio। तो अब आपसे कह रहे हैं कि जब इनका F1 प्रोजेनी देखेंगे, सो दिस इज द F1 प्रोजेनी, राइट? ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन है F1 प्रोजेनी। आपसे क्या कहा गया कि इस F1 प्रोजेनी की हमें सेल्फिंग करनी है, इसकी हमें अगेन क्रॉसिंग करनी है, राइट? तो जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? देखिए, क्रॉस करने के लिए हमने क्या किया, आर गैमेट्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है? अब इसको इसके साथ क्रॉस करा दिए आर, इसको इसके साथ क्रॉस करा दिए कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको इसके साथ करा दिया और इनको इनके साथ करा दिया स्मॉल आर, राइट? सो नाउ व्हाट वी विल गेट हियर गाइस, अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? आर कौन सा फिनोटाइप था? रेड, ठीक है? अच्छा, अभी देखो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में हमें मिला है ना, आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो अगर ये मेंडल का लॉ फॉलो कर रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा होता, तो उसके अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में हमारे जितने भी फ्लावर होने थे वो सारे फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज ये डोमिनेंट, कैपिटल आर हमेशा डोमिनेंट जीन बताता है, स्मॉल आर हमेशा रेसेसिव है, तो जो डोमिनेंट होंगे वही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और यही था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, होना चाहिए था फ्लावर रेड, बट अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे पिंक कलर का फ्लावर मिल रहा है। व्हाई पिंक? बिकॉज यहाँ पे जो फिनोमेना है ना, दैट इज इन कंप्लीट डोमिनेंस। यहाँ क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दौरान कोई भी अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, राइट? ना तो रेड अपना पूरा फुल कलर दिखा रहा है, ना ही व्हाइट अपना पूरा फुल कलर दिखा पा रहा है, तो आपको इंटरमीडिएट कलर मिलता है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ना तो व्हाइट मिला ना तो रेड मिला, वी विल गेट अ इंटरमीडिएट कलर पिंक, ठीक है? सो नाउ कैपिटल आर ये हमारे क्या हो गए, बॉक्स में आए, और हमें अल्टीमेटली अब जो यहाँ पे जीनोटाइप मिल रहा है राइट? तो अभी देखो ये मिलेगा रेड, राइट? दीज टू आर पिंक एंड दिस इज योर व्हाइट, ठीक है? तो रेड कितना हुआ? 25%, पिंक कितना हुआ? 50%, एंड अगेन व्हाइट कितना हुआ? 25% हुआ, राइट? सो अभी हमें यहाँ पे क्या मिल गया? 25%, 50% एंड 25%। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट इज द करेक्ट वन? रेशियो क्या मिलेगी? 25% रेड, 50% पिंक एंड 25% व्हाइट।
क्लियर। सो ये एग्जाम्पल आपको देखो, कुछ के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो ये स्नैपड्रैगन वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। वहीं पे अगर हम को डोमिनेंस की बात करेंगे तो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेंगे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डू इंडिविजुअल हैव शॉर्ट स्टैचर, अंडरडेवलप्ड फेमिनिन कैरेक्टर एंड स्टेराइल ओवरी, राइट। अभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो यूजुअली क्रोमोसोमल एबरेशन होते हैं जिसमें हमारे जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं ना वो फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, कभी ज्यादा कभी कम हो जाते हैं। तो उनके वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे देखें, राइट, तो देखो डाउन्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, किन-फ्लिंटर सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये सभी हमारे क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है और सिंड्रोम है जिसमें ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं? अच्छा, सिम्टम, सिंड्रोम और डिजीज में डिफरेंस क्या होता है? बहुत बार आपको ऐसे कंफ्यूजन्स आते होंगे कि बात तो एक ही है, बीमार उसमें भी है, बीमार उसमें भी है। देखो सिंड्रोम जो है ना उसमें आपको मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो हमारी डिजीज होती है यूजुअली हमारे किसी एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है, बट सिंड्रोम में हमारे कई सारे ऑर्गन से एक साथ अफेक्ट हो जाते हैं, तो वो वाली बीमारी हमारी सिंड्रोम कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ये आपको याद रखना है, ये चारों डिजीज के जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है और उनके सिम्टम्स है। तो इसको मैंने एक लिस्ट के फॉर्म पे मैं लेकर आई हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। हर बार क्वेश्चन पूछते ही हैं आपसे, कभी मैच द कॉलम के फॉर्म में, कभी ऐसे। इनको अभी से लिस्ट डाउन कर लीजिए सो दैट कि एग्जाम के टाइम में, वेदर आपका स्कूल का बोर्ड का एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, राइट, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वहां पे आपको रिवीजन में ये हेल्प करेंगे। सो डाउन सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमी 21, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 21st वाला क्रोमोसोम है ना, ठीक है, जैसे 20 टोटल जो है 23 क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं हमारे पास, पेयर होते हैं 23 क्रोमोसोम के, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो ऐसे 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। और जो 22 पेयर है ना, 1 से लेके 22 पेयर, वो ऑटोसोम है, आखिरी वाला पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो 21st नंबर पे क्रोमोसोम था ना, 21st पेयर वाला जो क्रोमोसोम था, वहां पे क्या होती है कि ट्राइसोमी हो जाती है। होना चाहिए था, अब अगर पेयर की बात हो रही है तो यहाँ पे होना चाहिए था 2x, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, 3x आ जाते हैं 21st पे, ट्रिपल एक्स जिसको हम कहते हैं, तो 3x यहाँ पर आ जाते हैं, इसी को कहा जाता है ट्राइसोमी। और ये कंडीशन हमारी डाउन सिंड्रोम कहलाती है, जिसमें यूजुअली मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब जो हमारी मेंटल स्टेटस होते हैं वो थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड हो जाता है, फ्लैट फेशियल प्रोफाइल हो जाता है, जो फेस होता है वो एकदम से फ्लैट हो जाता है, प्रोट्रूडिंग ट्रंक एंड हार्ट डिफेक्ट, टंग काफी मोटा बाहर की ओर आया रहता है, और हार्ट डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो बहुत कम केसेस में जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो बच्चा है, वो बहुत कम केसेस में बचता है, यूजुअली 5 to 6 ईयर्स में डेथ हो जाती है, बट कभी कभी ये लंबे समय तक भी सर्वाइव करते हैं, बट विद दीज सिम्टम्स, राइट। सो ये डाउन सिंड्रोम का सिम्टम है। सेकेंड जो सिम्टम है, दैट सिंड्रोम है, दैट इज योर टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम मोनोसोमी, ओनली 1x क्रोमोसोम एट 45। देखो अभी क्या होता है कि यूजुअली 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट, लेकिन टर्नर्स सिंड्रोम में केवल 45 क्रोमोसोम होता है। आखिरी वाला एक एक्स जो हमारा एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम था ना,
23rd पेयर वाला, वहां पे क्या होता है, केवल एक एक्स होता है और एक गायब हो जाता है। तो टोटल आउट ऑफ 46 नंबर केवल 45 क्रोमोसोम ही होते हैं। उस कंडीशन को हम 45x0 कंडीशन भी कहते हैं। इसको इस तरह से भी कभी कभी आपको एग्जाम में मिलेगा, 45x0। शॉर्ट स्टैचर मतलब हाइट काफी छोटी रहती है। अंडर डेवलप्ड फेमिनिन ट्रेट, जो फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं वो अंडर डेवलप होते हैं। ओवरी स्टेराइल होती है, एग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। नेक काफी वेब्ड मोटा सा होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं टर्नर सिंड्रोम के। किन फ्लिंटर्स सिंड्रोम की अगर हम बात करें, सो हमारे जो किन फ्लिंटर्स सिंड्रोम है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन मेल, अभी होना चाहिए था 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 23 पेयर एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट इंस्टेड ऑफ 46 वी हैव वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, राइट। तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, अब देखो एक्स और वाई हमारे लास्ट पेयर में थे, लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक और एक्स आके जुड़ गया। तो इंस्टेड ऑफ 46 नाउ वी हैव 47xxy कंडीशन। सो यहाँ पे टॉल सेच्योर फेमिनिन बॉडी, फैट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्मॉल टेस्टिस और इनफर्टिलिटी, मतलब जो मेल होते हैं ना उनमें फेमिनिन वाले कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं, ठीक है, उनकी जो टेस्टिस होती है वो छोटी होती है, इनफर्टाइल हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम अगेन ट्राइसोमी एट 13th क्रोमोसोम, 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम एट 13, जैसे डाउन सिंड्रोम में 3 कॉपी हो गई थी क्रोमोसोम की 21st पे, उसी तरह पटाऊ में 13th पेयर वाला जो क्रोमोसोम था, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्राइसोमी देखने को मिलेगी, राइट। एंड पटाऊ में भी मेंटल रिटार्डेशन होता है, क्लेफ्ट पैलेट हो जाते हैं, स्मॉल हेड, पॉलीडेक्टाइली, लो सर्वाइवल रेट। सो दीज आर द सिम्टम्स। तो ये चारों ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको एक बार आप जरूर रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एनीलिंग ऑफ प्राइमर to the DNA to be amplified in the PCR। अभी ये अगेन जो क्वेश्चन है आपका, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बायोटेक्नोलॉजी पार्ट, ठीक है, या फिर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसको देख सकते हैं, बायोटेक में भी ये आपका पार्ट है, दोनों में ही मिक्स करके आता है। पीसीआर होता क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर गाइस? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर? यूजुअली अगर आपको अपने डीएनए के नंबर को बढ़ाना होता है, और यू कैन से इफ यू वांट टू एम्प्लीफाई द नंबर ऑफ डीएनए, ठीक है, जैसे सपोज करिए आपके पास बहुत कम क्वांटिटी है डीएनए की, आपको उसको ज्यादा क्वांटिटी में करना है, इसी को हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। सो वी आर यूजिंग दिस मशीन, पीसीआर मशीन, और जिसको हम कहते हैं पीसीआर टेक्निक, जिसमें हम यूज करते हैं। सो अभी पीसीआर टेक्निक में ना हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जैसे पहले हम लोग जो डीएनए के डबल बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, ठीक है, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में पहला हो गया डिग्रेडेशन, मतलब उसका जो ब्रेकिंग था। फिर सेकंड स्टेप में हम उनमें एनिलिंग कराते हैं, मतलब प्राइमर को उनमें ऐड करते हैं। फिर उनका एक्सटेंशन होता है, प्राइमर उस पर स्ट्रैंड बनाते हैं और हमें सेम कॉपी ऑफ डीएनए ज़्यादा नंबर में मिलना शुरू होता है। फिर से उनको इसी प्रोसेस में कई सारे साइकिल्स चलाते हैं। तो आपको यहाँ जो फिगर दिया हुआ है ना, ये फिगर आपको पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट फिगर है एनिलिंग का। एनिलिंग में होता क्या है यूजुअली, एनिलिंग में एडिशन ऑफ प्राइमर, ठीक है, एनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर का एडिशन किया जाता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ
प्राइमेज और यू कैन से जो हमारे एंजाइम होते हैं उनकी हेल्प से। तो अभी इनमें से कौन सा फिगर है जो करेक्ट एनिलीन दिखा रहा है? अब देखो एनिलीन के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले तो जो एनिलीन होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट याद रखना है? प्राइमर्स आर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट बाइंड्स टू द सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट डीएनए। तो यहाँ पे एनिलिंग में यूजुअली क्या बाइंड होता है? प्राइमर। और ये प्राइमर होते क्या है एक्चुअली? ये हमारे शॉर्ट स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। दे आर द शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए और समटाइम्स यू कैन से ये आरएनए के भी शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। आरएनए प्राइमर अगर आप यूज करते हैं तो ये शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के, राइट, टू द सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट। अब डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड फ्रॉम द 3' एंड टू द प्राइमर। सो हमेशा जो प्राइमर है कॉम्प्लीमेंट्री टू द 3' एंड, राइट, एंटी पैरेलल टू द टेम्पलेट। हमेशा जो प्राइमर है उसको 3' से स्टार्ट होता है, राइट, और वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए 3' एंड के, ठीक है। ये देखो ये हमारा 3' से प्राइमर स्टार्ट हुआ, राइट, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर भी हमें 3 to 5' में ही मिलता है, जो 3 से 5' में ही चलता है, इधर से भी, और इधर 3 इधर है तो 3 से 5' इधर चलेगा, राइट। सो ये करेक्ट डायग्राम है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और यूजुअली प्राइमर में पहले डीनेचुरेशन होता है, हायर टेम्परेचर देते हैं 96 डिग्री पे। क्या होगा? हमारी जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है उनको हम सेपरेट करते हैं। वंस द सेपरेटेड, प्राइमर एडिशन होता है 55 डिग्री सेल्सियस पर, राइट। ये देखो प्राइमर एडिशन हुआ, देन प्राइमर का एक्सटेंशन होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है, राइट, एंड देन वी विल गेट द नंबर ऑफ डीएनए। अभी इसी को हम फिर से साइकिल रिपीट करेंगे, फिर से इसका डीनेचुरेशन कराएंगे, एनिलिंग कराएंगे, एक्सटेंशन कराएंगे। तो अभी हमें एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपी मिली, अभी 2 से 4 मिलेगी, और इस तरह से वी कैन इंक्रीज द नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, चिल, कफ, हेडेक एंड ब्लूइश fingernails and lips. These symptoms are of the diseases, right? So अभी कुछ diseases दिए गए हैं यहाँ, and यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो patient है, ठीक है, तो patient is suffering from chill, ठंड लग रही है उसको, कफ हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्लूइश नेल्स हो जा रहे हैं और लिप्स हो जा रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिम्टम किस चीज का है? मलेरिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड और निमोनिया। तो देखो आप एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। मलेरिया में चिल तो होता है, ठंड तो लगती है मलेरिया में, फीवर भी होता है, फीवर से हेडेक भी होता है, बट मलेरिया के केस में हमारे नेल्स और लिप्स ब्लू नहीं पड़ते हैं, ठीक है। यूजुअली ब्लू क्यों पड़ने लग जाते हैं नेल्स और लिप्स? हमारा जो ब्लड है, राइट, that is actually red due to the oxygen, right? जब उसमें हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है then only it will give red color, right? So ultimately ऑक्सीजन रहेगा तो ब्लड रेड है, इफ नो ऑक्सीजन वी हैव अ ग्रीनिश ब्लू और ब्लूइश ग्रीन कलर का ब्लड हमारा हो जाता है। तो उस टाइम पे यानी ऑक्सीजन की जब कमी होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, देन आवर ब्लड बिकम्स blue in color, right, and which is exposed with the help of our nails and the lips and all. मलेरिया में तो ऐसा नहीं होता है, वो तो दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्लाज्मोडियम, जिसमें यूजुअली हमारे लिवर अफेक्टेड होते हैं और आरबीसी सेल्स अफेक्ट होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। टाइफाइड कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, विच इज ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड, तो इसमें अगेन हमें फीवर वगैरह के सिम्टम्स आते हैं। कॉमन कोल्ड में तो यूजुअली हमारे कफ, कंजेशन, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। निमोनिया इज द करेक्ट आंसर। निमोनिया कॉज ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया,
राइट। निमोनिया कैसे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण होता है। यूजुअली ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं। यूजुअली कहाँ इफेक्ट करते हैं? हमारे एल्वियोलाई में एंटर करते हैं और वहां पे ये गैस एक्सचेंज को रोक देते हैं। यूजुअली इनके इन्फेक्शन की वजह से पूरे लंग्स में एल्वियोलाई में ना फ्लूइड भर जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अभी ऑक्सीजन का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, राइट। तो अभी क्या होगा? ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, सफोकेशन होने लगती है, उस दौरान पर्सन की डेथ भी होती है और ब्लड ब्लू पड़ने लग जाता है। सो दिस इज द केस। ये चार्ट है हमारे सभी डिजीज और उनके सिम्टम्स के, तो इनको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मे बी अगर आपको निमोनिया पूछे हैं तो बाकी के सिम्टम्स भी पूछ लिए जाए, ठीक है। निमोनिया होता किसकी वजह से है? निमोनी, ठीक है। कॉमन कोल्ड caused by a group of virus called rhinovirus. Typhoid caused by salmonella typhi, and malaria caused by plasmodium, right? Now next question. In an experiment, E. coli is grown in a medium containing NH4Cl, right, where N14 is the light isotope of nitrogen. सबसे पहले तो isotopes, I hope you all know about isotopes, right? What do you mean by isotopes, guys? The elements having same atomic number, right, and different atomic masses, तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, राइट। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो N14 है, राइट, नाइट्रोजन का तो 14 ही होता है ना एटॉमिक मास और 7 एटॉमिक नंबर, तो यहाँ तो देखो N14 ही हमने लिया है, which is the light isotope, followed by growing it for 6 generation in a medium having heavy isotopes of nitrogen 15, right? तो यहाँ पे फिर से 6 जनरेशन तक उसको हैवी आइसोटोप के साथ क्या कराया गया? रेप्लिकेट कराया गया। अभी यहाँ पे हमने नाइट्रोजन 15 वाला नाइट्रोजन ले लिया। 6 जनरेशन के बाद, आफ्टर 6 जनरेशन, DNA was extracted and subjected to CSCl gradient centrifugation, identify the correct density and the ratio of the band. अभी ये क्वेश्चन आपका, राइट, दिस इज फ्रॉम हेल्थ एंड डिजीज, ये क्वेश्चन आपका अगेन आया है किससे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आया हुआ है, ठीक है, जहां पे हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं ना एनसीईआरटी में, उनको तो आपको मतलब करके जाना ही जाना है, राइट। तो अभी देखिए आपको रेशियो पूछा जा रहा है। रेप्लिकेशन होता क्या है? टू मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ डीएनए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हमारे पास N15 का हमने आइसोटोप वाला डीएनए लिया, ठीक है। तो अभी जब हम इसको रेप्लिकेट करेंगे तो हमें कैसा चेन मिलेगा? हैवी, क्योंकि ये हैवी आइसोटोप है, तो जो बैंड्स मिलेंगे वो हैवी मिलेंगे, ठीक है। 20 मिनट्स के बाद जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो अभी देखो इसमें आपको N14 भी है, N15 भी है, तो हियर वी विल गेट द हाइब्रिड, जिसमें आपको N14 के भी बैंड्स मिलेंगे एंड यू विल गेट N15 बैंड्स एज वेल। सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रिफिकेशन, अगेन 40 मिनट के बाद जो अगला जनरेशन होगा, अगेन इसमें क्या होंगे? हमें इससे एक फ्रेगमेंट मिलेगा, then we will get 2 parental and again we will get another. So देखो N14 के 2 बैंड, N14 और एक बिला हमें 15 के, यानी लाइट बैंड और हाइब्रिड बैंड हमें दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप इसको जनरेशन वाइज जनरेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पे लाइट एंड हैवी
जो हमारे बैंड्स होते हैं हैवी एंड हाइब्रिड बैंड्स, जब 6 जनरेशन तक हम इसी को आगे करते जाएंगे, ये तो 2 जनरेशन है, इसी तरह जब हम इसे रिपीट करेंगे एंड विल गो फॉर 6th जनरेशन, राइट, क्या मिलेगा हमें रेशियो यहाँ पे, हाइब्रिड एंड हैवी विच इज 1:31 रेशियो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए? वो डीएनए होते हैं ना जिसमें बाहर से कोई फॉरेन डीएनए आके मिक्स हुआ पड़ा है, ठीक है, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये हमारा एक ऑलरेडी डीएनए है, राइट, अभी इसमें क्या किया आपने, इसमें एक नया डीएनए ला करके फॉरेन कोई डीएनए ऐड कर दिया, ठीक है। सो नाउ सपोज व्हाट यू हैव डन, राइट, ये हमारा हो गया फॉरेन डीएनए, तो ये पेरेंटल डीएनए था, ये हो गया फॉरेन डीएनए। सो नाउ दिस डीएनए इज कंसीडर्ड एज अ recombinant DNA, okay, this is what we called as a recombinant DNA, right। अब ये DNA हमारा क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। सो फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट जो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था ना, जब उसका रेप्लिकेशन किया गया तो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर यूज द डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया था इस प्रोसेस के लिए। डीएनए पॉलीमरेज यूजुअली हमारे वो एंजाइम होते हैं, ठीक है, विच इज यूज्ड टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ अ डीएनए। जब रेप्लिकेशन होता है ना, तो रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं और स्ट्रैंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सबसे पहला रेप्लिकेशन हुआ था, ठीक है, उस दौरान जो डीएनए पॉलीमरेज हमारा यूज किया गया था वो एंजाइम आया कहाँ से था, ठीक है। तो ई कोलाई, ईश्यर कोलाई, यूजुअली ई कोलाई ही है, ठीक है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। थर्मस एक्विटिकस, ये क्या है, टैक पॉलीमरेज इसको कहा जाता है, जो हम पीसीआर में यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में थर्मस एक्वेटिकस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करता है ये थर्मस एक्वेटिकस, ये पीसीआर में, ये भी एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज ही है जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करके पीसीआर डीएनए की लेंथ फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, बट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इट वर्क्स। 72 डिग्री सेल्सियस पर यूजुअली ये काम करता है और इसीलिए इसका नाम थर्मस एक्वेटिकस है, ठीक है, टैक पॉलीमरेज कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी तो आपको पता ही है, ये बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करते हैं। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, दोज एंजाइम विच इज यूज्ड टू कट द डीएनए, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। ई कोलाई यूज फॉर प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड डीएनए पॉलीमरेज फॉर आरडीएनए। सो ये ई कोलाई है जो सबसे पहले यूज हुए थे प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए और डीएनए पॉलीमरेज के लिए। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंटू नॉट यूज्ड इन दिस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। सो ये सारे आपके टर्म्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is again your graph, the population growth curve applicable for a population growing in nature with limited resources available to them will be। so again ये जो ग्राफ वाला कर्व है आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये ऑर्गेनिज्म और जो हमारा इकोलॉजी वाला लास्ट वाला यूनिट है ना, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है कि ये एक पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व है, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन नेचर विथ लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल टू देम, राइट। एक ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व
जहां पे लिमिटेड रिसोर्स हो। लिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि एक टाइम के बाद रिसोर्स का खत्म हो जाना, ठीक है। अनलिमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि खाने की कभी कमी नहीं हो रही है, राइट। अगर सपोज करो कि हमेशा खाना मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, आपको कहीं जाना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, तो आप खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, क्या होगा, ग्रोथ होगा, है ना, ग्रोथ होगा, नंबर बढ़ेगा, और ऐसे क्या होगा, पॉपुलेशन में ग्रोथ होता ही जाएगा होता ही जाएगा होता ही जाएगा। तो हमारा जो पॉपुलेशन का कर्व होगा वो कैसा होगा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ऊपर बढ़ता ही जाएगा। ये वाला जो कर्व आपको दिख रहा है ना, ये अनलिमिटेड सोर्स वाला, अनलिमिटेड रिसोर्स वाला ग्राफ है, जहां पे कभी खाना खत्म ही नहीं होता है, कंटिन्यूअसली खाना मिलता है और आप ऊपर बढ़ते जाते हो। जो अनलिमिटेड, जो लिमिटेड रिसोर्स होंगे उसमें देखिए ये वाला कर्व आएगा। पहले जब हमें रिसोर्स था तो यूजुअली जो कर्व था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, फिर क्या हुआ, हमारा रिसोर्स लिमिट हो गया। तो लिमिट हुआ तो एक टाइम के बाद क्या हो गया, ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है और फिर ये धीरे धीरे कम होती है। तो यूजुअली हमें ये जो शेप मिलती है इसको सिग्मोइड शेप कहते हैं, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व मॉडल से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यूजुअली 4 फेज हो गए। फेज 1 लैग फेज, जो हमारा स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल, रैपिड ग्रोथ, स्टेशनरी, ग्रोथ स्लो हो जाती है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे बाकी के 4 एमसीक्यूज हैं, बेसिकली ये असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक असर्शन है और एक रीजन है। यूजुअली ये जो सारे बोर्ड्स में आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ना इन टाइप्स के, ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप अपियर होते हो, लाइक अगर आप नीट के एग्जाम देते हो तो बीएचयू वगैरह में जो क्वेश्चंस है ना, पहले एम्स वगैरह में जो क्वेश्चंस आते थे उनमें आपको असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस नीट में मिल जाते हैं। फिर अलग अलग जो हमारे पेपर है, अभी सीयूईटी में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, एमसीक्यू बेस्ड मिलते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो इनिशियल लेवल से ही करवाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दिया है, assertion and reason. Assertion, the zygote give rise to heart shaped embryo, ठीक है। आपको इसमें 2 स्टेटमेंट में यह बताना क्या होगा, क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा होता है ऑप्शन हमारा इसमें कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये भी होता है कि स्टेटमेंट दोनों तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और चौथा होता है दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब आपको उसी हिसाब से यहाँ पे आंसर देखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द जाइगोट गिव राइज टू हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली प्रो एम्ब्रियो इन द एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां से है। द जाइगोट गिव राइज टू हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। रीजन, जाइगोट इज प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। सो यहाँ दोनों ही सही है, ठीक है। असर्शन भी स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। एंजियोस्पर्म में जाइगोट जो है फॉर्म होता है एम्ब्रियो से, और सबसे पहली स्टेज आपको हार्ट शेप मिलती है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर होती है। देखो ये हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। वंस द फर्टिलाइजेशन फॉर्म, दिस इज द इलोंगेटेड जाइगोट। फिर यहाँ पे हमें 2 सेल प्रो एम्ब्रियो मिला, then 16 cell, this is the globular, and ultimately we will get heart shaped embryo, ठीक है। So both the statements are correct and explanation also correct. Next question है, primary transcript in eukaryotes are subjected to splicing to remove intron. Primary transcript contains both exon and intron and the introns are non-functional in eukaryotes. देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसकी बात चल रही है, ट्रांसक्रिप्ट की बात चल रही है, ट्रांसक्रिप्शन की बात चल रही है।
ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, यूजुअली हमारा जो डीएनए है, ठीक है, आरएनए में कन्वर्ट होता है, यानी डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है उनसे एमआरएनए की कॉपी बनती है, आरएनए बनता है, दैट इज द मैसेंजर आरएनए विच इज कॉपी ऑफ अ डीएनए, जो डीएनए के कोड्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो जो एमआरएनए बनता है ना, अब हमारा जो डीएनए होता है उसमें यूजुअली कई सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं जो कोई जीन कोड नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो भी एमआरएनए के साथ कोड हो जाते हैं। तो हमारा जो अल्टीमेटली एमआरएनए बनता है ना, ठीक है, जो अल्टीमेटली एमआरएनए बनता है उसमें हमें एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन मिलते हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, ये जो इंट्रॉन होते हैं ना, इनका कोई रोल नहीं होता है, ये कोई जीन कोड नहीं करते हैं, यूजलेस हैं। तो हमें इनको क्या करना होता है, जब हमारा मैच्योर होता है एमआरएनए, एक तो पहले बन के आ गया, जो मैच्योर हो जाते हैं उनमें हमें इनको निकाल देना होता है, क्योंकि इनकी तो हमें जरूरत है नहीं, हमें तो सिर्फ वही जीन चाहिए जो कोड कर रहे हैं प्रोटीन। तो ये इंट्रॉन्स के निकालने की प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट आर सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग टू रिमूव द इंट्रॉन। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे हमारे जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हैं उनसे हम इंट्रॉन को निकाल देते हैं। तो अब जब हम इंट्रॉन निकाल देंगे तो हमें अब क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। Primary transcript contain both exon and intron and the intron are non-functional in the eukaryote। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई, ठीक है। देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द स्टीरर फैसिलिटी facilitates the even mixing of oxygen availability in the bioreactor. Stir tank bioreactor generally have a flat base। तो ये हमारे बायोरिएक्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जब हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन को स्टीयर करके मिलाते हैं ना, तो पूरे जगह पर ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है बायोरिएक्टर में, और जो स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर होते हैं उनका जो बेस होता है यूजुअली फ्लैट होता है, राइट। तो ट्रू है असर्शन, रीजन इसका गलत है, रीजन सही नहीं है, राइट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। स्टीयरर हेल्प्स इवनली मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, फ्लैट बेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दिस, राइट। तो रीजन इसका गलत हो गया। नेक्स्ट, द क्रोनिक यूज ऑफ एल्कोहल बाय अ पर्सन लीड्स टू चिरोसिस। मतलब जब आप कंटिन्यूअसली अल्कोहल का यूज करते हैं, दैट इट कॉजेज चिरोसिस, लीवर चिरोसिस यूजुअली। अल्कोहल एडिक्शन एट टाइम बिकम द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू द एंटायर फैमिली ऑफ द एडिक्टेड पर्सन। तो दोनों ही स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे करेक्ट है एंड रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सो दिस इज अगेन ट्रू। सो ये तो थी आपकी सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट। ये सभी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, और अगर आपने एग्जाम में इनको करेक्ट किया है तो सीधा 16 नंबर आपको इनसे ही मिल जाने, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ आपको आंसर लिखते जाना है, ओके। नेक्स्ट, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सभी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिनको हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में डालते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, राइट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो यूजुअली यहाँ पे आपको ह्यूमस के बारे में बताना है। ह्यूमस होता क्या है, देखो ह्यूमस जो भी हमारे कहते हैं ना कि सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। सो डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है। जैसे सपोज करो कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उसको डिग्रेड कर दिया। तो जब वो डिग्रेड हो जाते हैं ना, तो उनके डिग्रेडेशन के बाद जो डार्क कलर का सब्सटेंस हमें मिलता है उसी को ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अ ह्यूमस, जो हाईली रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स द
माइक्रोबियल एक्शन। अब उस ह्यूमस पे फर्दर कोई माइक्रोब एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऑलरेडी वो डिग्रेड हो चुका है ह्यूमस। कोलॉइडल नेचर का होता है और अब ये एक फर्टिलाइजर का काम करने लग जाता है, न्यूट्रिएंट रिजर्वोयर का भी काम करता है, ठीक है, रिलीजेस स्लोली न्यूट्रिएंट, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी एंड कार्बन स्टोरेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमस, और इस ह्यूमस बनने के प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चंस आते हैं। 17 में 2 क्वेश्चन दिए हुए, ये और है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो या फिर आप एक एक नंबर के ये 2 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया ऑन अ लॉग स्केल ऑफ बैट एंड फिश, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिलेशनशिप एज अ लॉगरिथमिक स्केल। तो आइदर यू डू दिस और यू कैन ऑप्ट दिस। तो अगर हम 17 का बी वाला देखते हैं तो जो ग्राफ मिलेगा हमें कुछ इस तरह का मिलेगा, जहां पे रिलेशनशिप दिख रहा है स्ट्रेट स्पीशीज रिचनेस, और जो ग्राफ है उनके बीच में हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। और जो इक्वेशन होगा log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज वैक्सीन, राइट द बेसिस ऑन विच इट एक्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी। तो देखो वैक्सीन्स यूजुअली क्या होते हैं, वैक्सीन्स हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हम लाइव, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम, या पार्शियली किल्ड राइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या इनइफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हैं, उनके लिए इम्यूनिटी बनती है, एंड देन व्हेनेवर दैट पर्टिकुलर डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स राइट, वो वैक्सीन हमें हेल्प करता है। जैसे कोविड के केस में ही हम ले लें तो वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी के अंदर कोविड वायरस जा रहा था तो ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडी बन चुके हैं, तो ही इज नॉट गेटिंग सफर विद द कोविड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वैक्सीन। इसके 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको लिखेंगे कैसे। फर्स्ट तो आपको डेफिनेशन लिखना होगा, वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन प्रोवाइड अक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। क्यों इसको यूज किया जाता है, इट कंटेन एंटीजेनिक कंपोनेंट, आइदर वीकेंड एंटीजन लेते हैं, इनएक्टिव माइक्रोब्स लेते हैं और प्रोटीन लेते हैं। क्या करता है ये, बॉडी को स्टिमुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है सो दैट कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए एंटीबॉडीज बन जाए, जनरेट मेमोरी सेल्स और फास्टर रिस्पॉन्स। Next, question number 19. State the procedure followed in the technique of amniocentesis list any 2 advantages of this technique, ठीक है। तो यूजुअली यहाँ पे आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, state the procedure followed in the technique of amniocentesis। एमनियोसेंटेसिस सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या होती है, देखो एमनियोसेंटेसिस ना यूजुअली एमनियोटिक फ्लूइड को हम इसमें स्टडी करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जब यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, लाइक जब यूजुअली जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो जो बेबी जो फीटस है ना वो इसी एमनियोटिक फ्लूइड में ही रहता है, राइट। यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है जिसमें बेबी होता है, जो बेबी को जर्क से या किसी चीज से शॉक से बचाता है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसी को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाता है टू स्टडी कि क्या बेबी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, राइट। तो ये एमनियोसेंटेसिस बेसिकली एक टेक्निक होती है, राइट। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रोसीजर जिसमें एक फाइन निडल इंसर्ट किया जाता है एमनियोटिक सैक के अंदर। एमनियोटिक सैक क्या हो गया, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से देखते हुए करते हैं इसको हम। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड हम बाहर निकाल लेते हैं। द फीटल सेल्स प्रेजेंट इन द फ्लूइड आर
कल्चर्ड, अब उस फ्लूइड में फीटल के सेल्स होंगे, उन सेल्स को कल्चर किया जाता है, ठीक है, एंड एनालाइज किया जाता है फॉर द क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। तो अब उस एमनियोटिक फ्लूइड में ना फीटल सेल्स होते हैं, उन सेल्स की जब हम कल्चरिंग करते हैं और सेल्स के अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, तो जब उनके क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, राइट। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जैसे वही किसी में 45 क्रोमोसोम है, किसी में 47 हो गया है, किसी में ट्राइसोमी हो गई है, कहीं ऐसे वाले कोई केस तो नहीं हो रहे हैं, उनकी स्टडी की जाती है एमनियोसिंथेसिस प्रोसीजर से, राइट। दो एडवांटेज है, पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम डिटेक्ट करने के लिए, हेल्प आइडेंटिफाइंग इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज सच एज सिकल सेल एंड थैलेसीमिया। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जेनेटिक डिजीज वगैरह इससे हम पता करते हैं, ऑल्दो सेक्स भी इससे डिटरमाइन किया जाता है बट अभी वो बैन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन डाटा ऑफ अ हाइपोथेटिकल स्मॉल पोर्शन ऑफ mRNA, ठीक है, that codes for a functional polypeptide chain and answer the question that follow। अब देखो यहाँ पे आपको एक mRNA की सीक्वेंस दी गई है, ठीक है, यू क्या है, यूरासिल, सी साइटोसिन, एडेनिन, UUACC, ये पूरा mRNA का एक सीक्वेंस दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछे, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन कोडॉन इफ substitution of U by C takes place at the 5th codon, explain your answer। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, write the number of amino acid that would be in the polypeptide synthesized in similar mRNA where the 4th codon instead of C there is U। तो बेसिकली आपको कोडॉन को चेंज करके बताना है कितने अमाइनो एसिड बनेंगे। गिवन mRNA सीक्वेंस दिया है, अब देखो कोई भी जो कोडॉन है हमेशा 3-3 न्यूक्लियोटाइड आपस में कोडॉन बनाते हैं, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन बनता है। तो सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को आपको 3-3 में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, 3-3 में आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। तो टोटल कितने कोडॉन मिले आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 कोडॉन है, हर कोडॉन एक अमाइनो एसिड कोड करेगा, ठीक है, तो 8 कोडॉन से 8 अमाइनो एसिड बन गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ U बाई C एट 5th कोडॉन, तो 1 2 3 4 5th कोडॉन में क्या है आपका UUC। अगर हमने UU की जगह CC डाल दिया तो हमें कोडॉन क्या मिल गया, CCC मिल गया, ठीक है। ओरिजिनली पहले ये क्या कोड कर रहा था, फेनिलएलानिन कर रहा था, लेकिन जब हमने कोडॉन चेंज कर दिया तो ये प्रोलीन बन गया, ठीक है। तो केवल एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ, टोटल अमाइनो एसिड्स 8, ओनली द 5th वन इज अल्टर्ड। बात समझ में आई। उसी तरह 4th कोडॉन को जब हम चेंज करेंगे तो पहले बनना था आर्जिनिन, चेंज करने के बाद बन गया स्टॉप कोडॉन, तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा 3 कोडॉन के बाद ही, केवल 3 ही बन पाएगा क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सारे आंसर्स लिखने, सिंस इट इज 2 मार्क्स क्वेश्चंस गाइस, सो आपको बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जितना पूछा है उतना ही बताना है। आई होप कि ये 20 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं, राइट। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, जिसमें हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 21 से 33 क्वेश्चंस, राइट, दे ऑल आर लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे हम अगले पार्ट में, राइट। सो मेक श्योर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। विद दिस, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आई विल वर्क ऑन इट। विद दिस, thank you everyone, bye bye, take care।